नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं पंजाबी फन फैक्ट्री। आज हम गहराई में उतरेंगे उस परत के नीचे जो इस समय सीज फायर या जनबंदी की आड़ में बनाई जा रही है। ये एक बहुत बड़ा भू राजनीतिक खेल है जो सिर्फ गाजा या इजराइल तक सीमित नहीं बल्कि पूरे मध्य पूर्व का नक्शा बदल सकता है। इसके पीछे अमेरिकी रणनीति, क्षेत्रीय शक्तियों की चालें और गाजा की जमीन के नीचे मौजूद हथियारबंद नेटवर्क तीनों एक साथ काम कर रहे हैं। ट्रंप का एंड्यूरिंग पीस प्लान एक लंबी रणनीति का हिस्सा है जिसका उद्देश्य अरब देशों और इजराइल के बीच सामान्यीकरण को तेज करना है। आने वाले समय में सऊदी अरब, कतर, मिस्र, बहरीन और यूएई जैसे देशों का इजराइल से राजनीतिक, आर्थिक और सुरक्षा के स्तर पर भी जुड़ाव बढ़ेगा। ये वो स्थिति है जिसमें अमेरिका की पकड़ पूरे क्षेत्र पर और मजबूत हो जाएगी। लेकिन सवाल है, क्या ये शांति है या एक नई प्रकार की अधीनता? जमीन की सच्चाई इन कूटनीतिक दस्तावेजों से कहीं आगे है। इजरायली सेना के अनुसार हमास का लगभग 70 से 80% सुरंग नेटवर्क अब भी सक्रिय है। उनके पास करीब 20,000 जंगजू और 10,000 से ज्यादा रॉकेट मौजूद हैं। यानी गाजा के नीचे बारूद का पूरा शहर अब भी जिंदा है। फेज 2 में जिस डिसआर्मेंट की बात हो रही है वो कागजों में आसान पर हकीकत में बेहद मुश्किल और महंगा काम है। इसमें भारी सैन्य कार्रवाई, खुफिया ऑपरेशंस और महीनों की साफ सफाई की जरूरत पड़ेगी। यही वजह है कि ये सीज फायर दरअसल एक रणनीतिक ठहराव है, एक ऐसा ब्रेक जिसमें दोनों पक्ष अपनी अगली चाल की तैयारी कर रहे हैं। अब आते हैं मिस्र की भूमिका पर। मिस्र आज इस पूरे संघर्ष का मध्यस्थ बन चुका है। राष्ट्रपति अब्देल फत्ताह अल सीसी की सरकार ने अपने इंटेलिजेंस प्रमुख को इजराइल भेजकर कई गुप्त बैठकों का दौर चलाया है। विषय था फेज 2 एग्रीमेंट, जिसमें हमास को अपने हथियार छोड़ने और सत्ता से हटने की शर्तें रखी गईं। लेकिन मिस्र का उद्देश्य सिर्फ मध्यस्थता नहीं बल्कि गाजा में अपनी सुरक्षा और प्रभाव को बढ़ाना भी है। मिस्र अब खुद को मानवीय राहत एजेंसी नहीं बल्कि क्षेत्रीय शक्ति केंद्र के रूप में स्थापित करना चाहता है। दूसरी ओर तुर्की और कतर इस नई भू राजनीतिक बिसात पर अपने पत्ते खेल रहे हैं। तुर्की का रुख बेहद सख्त है। उसके नेशनलिस्ट लीडर दौलत बाशरी ने कहा, अगर हमास से हथियार लिए जाएंगे तो इजराइल से भी जवाबदेही ली जानी चाहिए। वहीं कतर पर्दे के पीछे से मध्यस्थता कर रहा है। इजराइल और हमास के बीच कैदियों व मानवीय सहायता के मसलों पर संतुलन बनाने की कोशिश कर रहा है। इन दोनों की मौजूदगी ने अमेरिका और इजराइल के लिए स्थिति जटिल कर दी है। अब कोई भी समझौता तब तक टिकाऊ नहीं होगा जब तक उसे क्षेत्रीय स्वीकृति न मिल जाए। इसके साथ एक और दिलचस्प पहल सामने आई है, धार्मिक कूटनीति। अमेरिकी यहूदी रब्बी मार्क शनायर ने दावा किया है कि उन्होंने अरब दुनिया में अब्राहम अकॉर्ड्स की नींव रखी थी। उनका कहना है कि यहूदियत और इस्लाम के बीच रूहानी नजदीकी बनाना उनका लक्ष्य है। ये प्रयास एक तरह से धार्मिक पुल बनाकर राजनैतिक नॉर्मलाइजेशन को वैधता देने की कोशिश है। अगर ये सफल हुआ तो अरब देशों और इजराइल के बीच दीर्घकालिक समझौते संभव हो सकते हैं। लेकिन इसका दूसरा पहलू ये है कि आम जनता इसे ऊपर से थोपा गया समझौता मान सकती है, जिससे आंतरिक असंतोष भड़क सकता है। और यही इस पूरी कहानी का सबसे संवेदनशील पहलू है। अगर अरब शासन वर्ग फलस्तीन के मुद्दे पर झुकता है तो उसकी जनता में गुस्सा और विरोध की लहर उठ सकती है, सड़कें भर सकती हैं, चरमपंथी गुट फिर से सक्रिय हो सकते हैं और क्षेत्रीय स्थिरता एक बार फिर खतरे में पड़ सकती है। यही वजह है कि सामान्यीकरण की प्रक्रिया बेहद नाजुक है। इसे तभी स्थायी बनाया जा सकता है जब राजनीतिक पारदर्शिता, आर्थिक राहत और सामाजिक समावेशन एक साथ चलें। तकनीकी स्तर पर भी चुनौतियां कम नहीं हैं। गाजा की सुरंगें एक जटिल सैन्य इंफ्रास्ट्रक्चर हैं जिन्हें खत्म करने के लिए समय, संसाधन और सटीक योजना चाहिए। स्थानीय मिलिशिया और सामाजिक ढांचे का पुनर्गठन जरूरी है ताकि हिंसा के बीज दोबारा न पनपें। ये काम केवल सेना या सरकार नहीं बल्कि पूरे क्षेत्रीय तंत्र को मिलकर करना होगा। आखिर में यही सवाल रह जाता है, क्या ये जनबंदी वास्तव में अमन का रास्ता है या आने वाले बड़े संघर्ष से पहले का मौन? अगर ये मॉडल सफल हुआ तो ये मध्य पूर्व के इतिहास का सबसे बड़ा मोड़ साबित होगा, जहां सदियों की दुश्मनी कूटनीति में ढल जाएगी। लेकिन अगर ये प्रयोग असफल हुआ तो परिणाम भयावह होंगे। एक नई जंग, बड़ा मानवीय संकट और पूरे क्षेत्र में अस्थिरता का फैलाव। इसलिए आज उठाया गया हर कदम सिर्फ एक राजनीतिक फैसला नहीं है, यह आने वाली पीढ़ियों के लिए मध्य पूर्व की नई दिशा तय कर रहा है।